हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, किसी भी पेपर की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी स्टेट के लिए क्यों ना कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि कट ऑफ को क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए उसी लेवल के और उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आपकी कट ऑफ को क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए एक सीरीज चला रखी है एमसीक्यूज़ की, जीएस एमसीक्यूज़ की, जिसमें से कि हमने 30 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं। आप जाके उनको देखिए। अगर आप उनको जाके देखते हैं तो उन सब में केवल 8 क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं उनको कवर करना, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब एग्जाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। जब आप उनको देख लेते हैं ना तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक गारंटी हो जाती है कि मेरे सामने ना कोई सी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मैं तो उसको सही कर ही आऊँगा। ठीक है, तो फिर आपके लिए कट ऑफ क्या है? अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए कट ऑफ तो कोई कुछ मायने रह ही नहीं जाती है। तो बस एक चीज़ क्या बचेगी, नौकरी। तो फिर आप नौकरी लेकर ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सबके लिए कि हम आपके इस नौकरी के सफ़र और सफलता में आपका साथ दें, और आप भी हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। और ये जो हम लोग ये जो वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेक्टिव रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पूरा एंड तक देखना है इसको। ठीक है, तो इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। और चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज़ नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, कि निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये हमने अपनी चैनल में, हमने कम्युनिटी है उसके अंदर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन डालते रहते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम लोग डालते हैं आपके लिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में जाके घबराएं नहीं और उनको सही टिक कर कर आएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उससे कट ऑफ में पीछे या फिर आगे भी हम लोग रह जाते हैं। तो ठीक है, कम्युनिटी में जाइए सभी लोग, उसको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम आप हम इसको बता दो, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो इसका सही आंसर है जंतर मंतर। ठीक है, इसमें से 20% बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि हुमायूं का मकबरा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है और कुतुब मीनार है, ये तीनों जो साइट्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है, मॉन्यूमेंट्स है, मतलब कि विश्व धरोहर स्मारक हैं ये। लेकिन जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब देखो, मुझे पता है बच्चों को कन्फ्यूज़न इस बात से हो जाता है कि जो हमारे देश है, जो हमारा इंडिया है, उसके अंदर 2 जंतर मंतर हैं। एक है दिल्ली में और एक है जयपुर में। ठीक है, जो दिल्ली में है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मॉन्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो जयपुर में है जंतर मंतर वो है। ये आप लिख लो, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कन्फ्यूज़न के लिए एग्जामिनर इसमें डालता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जयपुर वाला जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। ठीक है, अब ये जो जंतर मंतर है ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, 18th सेंचुरी में बनाया गया था। साथ में इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था महाराजा जयसिंह ने, जयसिंह सेकंड, महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनाया था इसको। और ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करता है। उस ज़माने में भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करी जाती थी। उस ज़माने में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए जंतर मंतर बनाया गया था जयपुर में। हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और मेरा कहना मानो कि आप कम्युनिटी में जाओ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। यहाँ पे घबराना नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। होने तो गलत हो रहा है, तो अच्छी बात है गलत हो रहा है, होने जितना गलत होए पेपर से पहले हो जाए, लेकिन पेपर में जाकर हम लोग उसको सही लगा कर आएँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर लो, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। लहर से डर के नौका पार नहीं होती। अगर हम अभी
इस स्टेज पर इन क्वेश्चन से डर जाएंगे ना कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, गलत हो जाएगा, अरे गलत हो गया, तो फिर क्या होगा, पेपर में जाके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर डरो मत, घबराओ मत, कोई कुछ नहीं कह रहा आपसे, करो, किसी को कुछ नहीं पता है आपने सही करा है गलत करा है, आप सीखो, ये सीखने की स्टेज है, जितना सीखोगे उतनी ही जल्दी नौकरी पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग, कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1870 में हुआ, 1920 में हुआ, 1921 में हुआ या फिर 1942 में हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में हुआ था। अब कैसे हुआ था, आप सबको पता होगा कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, जिसको कि एक ब्लैक एक्ट मतलब कि काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें ये बोल दिया था, एक कानून बना दिया था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है और जेल में डाल सकती है विदाउट ट्रायल के, कि कोई केस वेस नहीं चलेगा, डाला और जेल के पीछे सलाखों के पीछे उसको डाल दिया। ये नहीं बताया कि क्यों डाल दिया, कैसे डाल दिया, बस सलाखों के पीछे उसको डाल दिया। तो इस कानून को जो पॉपुलर था उसको ऐसे भी बोला जाता था कि नो अपील, कि कोई अपील नहीं होगी, नो वकील, कि कोई वकील नहीं होगा, और नो दलील, कि कोई दलील भी नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इसी को लेकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब रॉलेट एक्ट का जो रिजल्ट हुआ था वो हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हुआ था, वो हुआ था कि जलियांवाला बाग हुआ था, मसाके हुआ था, वो रॉलेट एक्ट की वजह से ही हुआ था। उसमें चलो वो तो बड़ी कहानी दूर की है, बाद में बताएंगे आपको कभी। तो अब बस क्वेश्चन पे फोकस करूँ कि 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, और किसने चालू करा था, गांधी जी ने चालू करा था। और 1920 में इसलिए भी चालू हुआ था क्योंकि उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट जो था, खिलाफत आंदोलन चालू हो चुका था, और हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हुए गांधी जी ने बोला कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि क्यों ना मैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को चालू कर दूं और ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगा दूं। चलिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम अपने चैनल पर एक सीरीज़ के रूप में डालते हैं, जीएस की है और पॉलिटी की। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये जीएस की सीरीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम 8 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऐसी पॉलिटी की सीरीज़ है हमारे पास, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। मेरी आप मानो, आप इनको देखो पढ़ो, गारंटी है आप इनको देखोगे पढ़ोगे लिखोगे, आपको फिर कोई भी किताब या फिर कोई भी इंटरनेट छानने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 सीरीज़ हैं, इनको फॉलो कीजिए और बस फॉलो कीजिए। साथ में ये हो गया हमारे जीएस की, और हमने इसको ट्रिक्स भी डाल रखी हैं अपने चैनल पर हमने ट्रिक डाली हैं 5 एमसीक्यू की। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ कराते हैं, ट्रिक्स से करवाते हैं, और 100% हमारी गारंटी है कि अगर आप उनको कर लेते हो तो आपके 100% को आंसर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ऐसी चीज़ है कि बस ट्रिक दिमाग में डालनी होती है, पेपर में क्वेश्चन सामने आए तुरंत चुटकियों में आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, उनको जाइए और देखिए, साथ में और टाइम आपका सेव होता है, जिससे कि आप बाकी पार्ट्स भी आप उनको डील कर सकें एमसीक्यू के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक ट्रिक हो गई, जीएस के हो गया, ट्रिक्स हो गया, और तीसरा है करंट अफेयर। करंट अफेयर की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, मैगजीन्स के रूप में हैं। जनवरी की हम डाल चुके हैं, फरवरी की भी हम डाल चुके हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ना कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम उन करंट अफेयर्स को छांट के लाते हैं, छान के लाते हैं। उनमें कोई भी आलतू फालतू करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा। करंट अफेयर के वही मिलेगा जो कि एग्जाम में आ सकता है। साथ में अगर आपको 2023 के करंट अफेयर चाहिए तो उसकी वीडियो भी हमने कवर कर रखी है, 2 वीडियोज़ में बना रखी है, वीडियो नंबर 2 और 1 में बना रखी है आप सभी के लिए। और साथ में अगर कोई भी बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम उन सब के लिए भी जीएस के टॉपिक्स डालते हैं, जिससे कि वो मेंस भी कर सकें। चलिए, इसलिए चैनल में जाइए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द IMF स्पेशल ड्राइंग राइट बास्केट विच करेंसी इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद डॉलर, यूरो, यूएन या ब्रिटिश पाउंड। ये बोल रहे हैं कि अभी IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, ठीक है, उसमें कौन सी मुद्रा को, ठीक है, कौन सी मुद्रा को शामिल करा गया है, कौन से देश की मुद्रा को शामिल करा गया है, तो उसको करा गया है जापानीज़ येन। ठीक है, जापानीज़ येन। तो यहाँ पर कितनी मुद्राएं हैं, कितनी करेंसीज हैं, डॉलर है, यूरो है, चाइना का युआन है, और ब्रिटिश का पाउंड है, और जापान का येन है।
तो अगर हम बोलें तो IMF के SDR में 5 करेंसीज हैं, ठीक है, 5 मुद्राएं हैं, प्रेजेंट हैं उसके अंदर। इसको देख लेते हैं कैसी दिखती हैं ये, उनके साइन देख लेते हैं। ये देखो ये है यूरो, ठीक है, ये यूरो है, ये आपका डॉलर है, ठीक है, ये है जापान का येन, और ये है पाउंड, और ये है आपका चाइना का युआन, ठीक है, ये हो गया चाइना का युआन। अब ये जो SDR है जिसमें कि 5 करेंसीज आती हैं, ये जो है ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ठीक है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF ने क्रिएट करा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है, कहीं आप करेंसी लाके मत आ जाना कि एक मुद्रा है, करेंसी नहीं है। और ये करेंसी नहीं है तो हम इससे कोई भी चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पैसों से हम खरीद सकते हैं, सामान खरीद लिया हम लोगों ने, लेकिन SDR से हम कुछ भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। आइए मैं आपको बता दें कि SDR में 5 करेंसीज आती हैं, 5 मुद्राएं आती हैं। अब ये होता है क्या है कि जो SDR है ना, ये क्या करता है, ये कंट्रीज़ को, मतलब जो देश होते हैं, अगर कोई भी देश है, IMF का कोई मेंबर देश है, अगर वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो वो उन कंट्री को, उस देश को हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए, ठीक है। ये आपको मैंने मोटा मोटा SDR के बारे में बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्स्ट ऑफ द मानसून इन द मंथ ऑफ द जून ब्रिंग्स रेन टू, मतलब जून के महीने में मानसून का आगमन बारिश लाता है। यहाँ पर पूछा है कि जून के महीने में मानसून जो आता है वो बारिश कहाँ लाता है, क्या वो केरल कर्नाटका में लाता है, केरल और साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु की दक्षिण तट पर लाता है, केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लाता है, या फिर केरल तमिलनाडु या फिर कर्नाटका में लाता है। तो इसका सही आंसर है केरला और कर्नाटका में लाता है। ये देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जून का महीना होता है तो जून के महीने में साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश आती है। इसको अगर हम बोलें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश आती है, जो कि केरला, कर्नाटका और यहाँ से मुड़ के चली जाती है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और फिर और आगे बिहार, यूपी, दिल्ली, इन सब में बारिश लाती है। तो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून जो है वो कौन से तट पर बारिश लाता है, तो वो लाएगा तमिलनाडु के कोस्ट पे, यहाँ पे तमिलनाडु पे। तो वो कौन लाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न या फिर रिट्रीट मानसून हम उसको बोलते हैं, लौटता मानसून बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, वो कहाँ पर लाएगा, तमिलनाडु के तट पर बारिश लाएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए कि जून आएगा तो साउथ वेस्ट मानसून मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, और अगर अक्टूबर नवंबर के बारे में बात होगी जो कि लौटता मानसून के बारे में, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्व मानसून की बात करेंगे तो तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश लाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिस इज इशूड बाय इंटरपोल टू हेल्प लोकेट द मिसिंग पर्सन, कि इनमें से जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से इंटरपोल लापता व्यक्तियों के लिए कौन सा नोटिस जारी करता है। तो इसका सही आंसर पहले है येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, रेड नोटिस या ब्लैक नोटिस। तो इसका सही आंसर है येलो नोटिस, ठीक है। और येलो नोटिस के अलावा ये और भी नोटिस निकालता है, इसको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर है इंटरपोल निकालता है रेड नोटिस जो कि वांटेड पीपल के लिए निकालता है, ठीक है, खोए हुए लोगों के लिए निकालता है। येलो नोटिस जो है मिसिंग पर्सन्स के लिए निकालता है। ब्लू नोटिस निकालता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ जिनको कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं उन बॉडीज़ के लिए निकालता है। ग्रीन नोटिस है वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए। ऑरेंज नोटिस है इमिनेंट थ्रेट के लिए। और पर्पल नोटिस है मोडस ऑपरेंडी के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इंटरपोल है क्या, ठीक है। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पुलिस जो कि इंटरनेशनल मतलब कि ग्लोबली वो देखा जाए तो वैश्विक रूप से क्राइम को कंट्रोल करती है, ठीक है। इंटरपोल, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस हो गया, ठीक है, वैश्विक रूप से क्राइम को कंट्रोल करती है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो आप ये समझ सकते हैं, ये समझ लो कि पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है। यहाँ पे देखो हम समझते हैं केवल 4 कंट्री हैं, ऐसे देश हैं जो कि इस इंटरपोल के मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं हम इसको आसान भाषा में समझे तो समझ लो कि बिहार, ठीक है, समझ रहे हैं हम बस केवल। ये हो गया दिल्ली, ठीक है, ये हो गया यूपी
और ये हो गया मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश से एक जो क्रिमिनल है, अपराधी है, वो भाग के आ गया है दिल्ली में। ठीक है, वो आ गया, दिल्ली में आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो इंटरपोल है, ये देखो हमने बस आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये ऐसा है नहीं है। इंटरपोल का मतलब बिहार कोई और राज्य हो, जैसे यूएस हो जाएगा, ये दिल्ली जो है वो मैक्सिको हो गया। ठीक है, मतलब इस टाइप से समझ सकते हो आप। ठीक है, अब समझ रहे हैं कि वो अपराधी जो है दिल्ली में भागकर आ गया है। अब यही अपराधी दिल्ली से भागकर यूपी में चला गया, फिर वो बिहार में चला गया। तो यहाँ पे जो दिल्ली की पुलिस जो होगी, दिल्ली पुलिस जो होगी, वो एमपी की पुलिस को, एमपी की सरकार को बता देगी कि ये अपराधी यहाँ पर आया था। ठीक है, और उनको भी सलाह थ्रेट दे देगी कि ये अपराधी जो है एमपी से भागा हुआ है, यूपी बिहार वालों को भी बता देगी ऐसा अपराधी यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर वो बिहार में जाएगा तो बिहार सरकार भी एमपी को बता देगी, यूपी सरकार भी एमपी को बता देगी। तो एक तरीके से क्या हुआ कि इन लोगों ने सहयोग करा, इन सभी की पुलिस ने, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस ने, सबने सहयोग करा और इस अपराधी को पकड़ाने के लिए सहयोग करा। तो इसी तरीके से इंटरपोल भी है, इंटरपोल भी इंटरनेशनल पुलिस है, जो कि यहाँ पे केवल बिहार नहीं है, हम इसको हम देश मान लेते हैं कि ये पूरे अलग अलग देश हैं, कि अलग अगर ये अपराधी इस देश में गया तो इस देश की पुलिस यहाँ पे आगाह कर देगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है कि अगर किसी भी देश में जाएगा तो उस देश की पुलिस दूसरे वाले देश को बता देगी कि ये अपराधी यहाँ पर आया हुआ है। तो उससे क्या होगा, अलर्ट कर देंगे ये लोग कि ये जो अपराधी है यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया, यहाँ भागा, वहाँ भागा। तो ऐसे कॉर्पोरेशन करके उस अपराधी को पकड़ लेंगे और क्राइम को, अपराध को कंट्रोल कर लेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्या हुआ, हम एक विश्व स्तर पर क्राइम को कंट्रोल करते हैं इंटरपोल के द्वारा। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अप्रूव फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, कि कौन सी, कि भारत सरकार जो है कौन सी फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषित करती है। चावल, गेहूँ, चावल, गन्ना या बाजरा। तो इसका सही आंसर है गन्ना। गन्ने के लिए हमारी भारत सरकार फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को घोषित करती है। ठीक है, अप्रूव करती है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये चीज़ ये होती है, ये वो प्राइस है, ये वो मूल्य है जिस पर जो शुगर मिल होती है, जो चीनी की जो मिल होती है ना, वो फार्मर से, किसान से उसी रेट पर गन्ना खरीदेंगी, उससे कम में नहीं खरीदेंगी। देख लेते हैं, ये सोच लो, ये शुगर मिल है। ठीक है, और ये कौन है, ये है हमारा किसान। यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार ने बोला है कि 500 रुपये पर क्विंटल का, ठीक है, पर क्विंटल का गन्ना ही बेचा जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो शुगर मिल है, जो चीनी मिल है, वो अगर ये किसान शुगर केन बेचने जाता है, गन्ना बेचने जाता है, तो शुगर मिल को 500 रुपये पर क्विंटल का तो देना ही पड़ेगा उसको प्राइस, उससे वो नीचे नहीं देगा। 400, 300, 200 वो नहीं देगा, 500 रुपये उसको देना ही पड़ेगा। ये मिनिमम है, उससे आगे भी ऊपर भी वो दे सकता है, मिनिमम ये है। अब ये मिनिमम प्राइस इसलिए बनाया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे कि जो हमारे किसान हैं वो खुश रहें और साथ में कुछ कमा भी सकें। अगर उससे कम हो जाएगा तो एक्सप्लॉयटेशन ये मिल्स कर सकती हैं। ये हुई बात हमारी की शुगर मिल की। अब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस हमने देख लिया, सरकार करती है, अप्रूव करती है, फिक्स करती है, लेकिन इसको रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड इसको करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसको रिकमेंड करता है। अब किसको रिकमेंड करता है? ये रिकमेंड करता है कि देखिए मैं तो 500 रुपये पर क्विंटल का रिकमेंड कर रहा हूँ सरकार को। अब सरकार को उसने रिकमेंड कर दिया, ये एग्जांपल है 500 रुपये पर क्विंटल का, सरकार को रिकमेंड कर दिया। अब सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, इसको फिक्स कर देगी और साथ में घोषित कर देगी। ठीक है, घोषित कर देगी। उसके बाद कोई भी शुगर मिल इस प्राइस के, अगर जो सरकार ने फिक्स करा है उस प्राइस से नीचे गन्ना किसान से नहीं खरीद सकती, उससे ऊपर ही खरीदेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस इज प्रोवाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण न्याय देने के लिए अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है? 124, आर्टिकल 124 में, 130 में, 215 में या फिर 142 में। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 142 कि आर्टिकल 142 में हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, पूर्ण जस्टिस, पूर्ण न्याय देने की पावर दे रखी है। अब इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में हम इस पूर्ण न्याय को जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविज्म का मतलब क्या हो गया कि जब जुडिशरी जो है, ठीक है, जब जुडिशरी जो है वो एक एक्टिविस्ट का काम करें। अगर एग्जांपल में देखिए तो आप सबको पता होगा कि विशाखा गाइडलाइन, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस का एग्जांपल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। यहाँ पर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक एक्टिविस्ट बनकर इस टाइम पर एक्शन लिया था। एक्शन लिया था, किस लिए एक्शन लिया था? जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका उत्पीड़न ना हो वर्क प्लेस पर, ठीक है। उत्पीड़न का मतलब क्या होगा? उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो वर्क प्लेस पर। उसी का रिजल्ट था कि 2013 में विशाखा गाइडलाइंस आई थी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। और किसके अंडर आई? 142 के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म का काम करा और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि होलोंगप्पार, ठीक है, होलोंगप्पार गिबन सेंचुरी लोकेटेड इन, कि होलोंगप्पार कहाँ पर है? उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में है या फिर मेघालय में है? तो इसका सही आंसर है असम में। असम के जोरहट, ठीक है, असम के जोरहट जिला है, वहाँ पर है होलोंग गिब्बन सेंचुरी। अभी जो सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य है, ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब हो गया कि ये वो अभ्यारण्य है जहाँ पर कि हमेशा हरा भरा ही मौसम रहता है, पेड़ हमेशा रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। साथ में ये हमारे देश की केवल एक ऐसा सेंचुरी अभ्यारण्य है जहाँ पर कि एक प्रकार के एप पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, केवल असम में ही हमारे देश में एप पाए जाते हैं, ठीक है। एप पाए जाते हैं मतलब छोटे छोटे बंदर टाइप के जो लोग होते हैं जो कि ह्यूमन से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं कहाँ पर है। ये देखो, ये हमारी इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर ये असम है। तो असम के इस एरिया में ये सेंचुरी है, ये अभ्यारण्य है। और जिस एप की हमने बात करी है वो है ये वाला एप, ये बंदर है छोटा सा, ये हो गया। चलिए, ये था हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस इनिशिएटिव का वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।